स्वागत है दोस्तों आप सभी को ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि किस तरह ब्रिटिशर्स ने बंगाल के ऊपर, मैसूर के ऊपर, पंजाब के ऊपर अपना कब्जा जमाया। इस क्लास में हम देखेंगे कि उनका कब्जा जमाने से प्लस ब्रिटिश का शासन से हमारे देश की इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। सो इन दिस क्लास वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश स्ट्रगल, ब्रिटिश रूल ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ओके, तो पहला था 3 स्टेजेस में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट फेज इज द मर्सेंटाइल फेज। मर्सेंटाइल मीन्स जहां पे वो लोग ट्रेडर्स होते हैं, राइट। सो नाउ दे आर एक्टिंग एज द ट्रेडर्स, दे आर एक्टिंग एज द मर्चेंट्स हैं, ठीक है। मर्चेंट्स व्यापारी हैं, इधर उधर सामान बेच करके चलाते थे। तो फर्स्ट व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी जब वो आता है इंडिया के ऊपर, देन इट यूजेस इट्स पॉलिटिकल पावर टू मोनोपोलाइज ट्रेड एंड डिक्टेटरशिप्स। तो उसने अपना पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल किया, राजाओं को यूज किया, यूज करके वो किस तरह से, किसी प्रकार से उसका मेन एम था पहले बंगाल के ऊपर कब्जा करे। बंगाल के ऊपर कब्जा करके उसने उसी पैसा से उसका पूरा एक्सपोर्ट का बिजनेस चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उसी पैसा से उन्होंने पूरा एक्सपोर्ट किया इंग्लैंड को, ठीक है। तो इसमें इंग्लैंड का कोई खर्चा, ब्रिटिशर का कोई खर्चा नहीं था। इसमें जितना खर्चा आ रहा था आपका पूरा इंडियंस का। एंड दैट इज द रेवेन्यू जनरेटेड ऑफ बंगाल, मीन्स जो भी प्रॉफिट होता था बंगाल का व्यापार से, उसी से वो अपना देश को चलाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट इज द सेकंड फेज एंड इट इज द इंडस्ट्रियल फेज, ठीक है। इंडस्ट्रियल फेज है, अभी खाली व्यापार से उनका मन नहीं मान रहा था, अभी ये थोड़ा और व्यापार और पैसा कमाना चाहते थे। तो इन्होंने इंडियन मार्केट को लूटा अच्छी प्रकार से और ब्रिटिश गुड्स वहां से जनरेट किए। एक्ट ऑफ 1813 में उन्होंने वन वे ट्रेड करवाया ब्रिटिश का, जिससे कि क्या हुआ, वन वे ट्रेड में व्हाट हैपेंस कि आपका ये इंग्लैंड है, ओके, दिस इज इंग्लैंड एंड दिस इज इंडिया। तो अभी वन वे ट्रेड मीन्स यहाँ से रॉ मटेरियल जाएगा, हियर रॉ मटेरियल, इंडिया से आपका कॉटन गया, कॉटन गया इंग्लिश ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, एंड इंग्लैंड में उन्होंने हाई प्रोडक्शन वाले मशीनरी यूज किए, मशीन यूज करके बहुत सस्ती दामों में उन्होंने प्रोडक्शन किया, ठीक है। तो ये हुआ ड्यू टू मशीन। तो मशीन मेड जो सामान थे वो इंडिया को फिर बेचने शुरू कर दिए। अब इंडिया के जो लोग हैं उनके ऊपर बैन कर दिया कि नहीं, तुम लोग इंडिया का सामान यूज नहीं कर सकते हो। एंड इंडिया में तब भी कहीं ना कहीं पॉवर्टी हुआ था, ठीक है, बिकॉज तब थे अपना फार्मर्स, एंड फार्मर्स की एक्सप्लॉयटेशन के लिए बहुत सारे नियम थे, फार्मर्स को लूटा जाता था। तो जब भी उनको सस्ता सामान मिलता था, चीप प्रोडक्ट्स मिलता था, तो ये चीप प्रोडक्ट्स खरीदते थे, ठीक है। तो इंडिया से जहां से ये रॉ मटेरियल लेते थे, कॉटन लेते थे, वही कॉटन को इन्होंने यहाँ पे अपना बिजनेस में इस्तेमाल किया, इन्होंने प्रोडक्शन किया कपड़ा का, एंड कपड़ा को इन्होंने इंपोर्ट कराया, ठीक है। तो इंडिया में इंपोर्ट हुए मशीन मेड चीप क्लॉथ्स, ठीक है। और इंडियन ट्रेडर्स जो थे उनका बिजनेस भी इसी कारण ठप हो गया। अब इंडियन के लोग अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे थे। इंडियंस को फोर्स किया गया कि तुम अपना रॉ मटेरियल को सस्ते दामों में एक्सपोर्ट करो, चाहे कॉटन हो, जूट हो, जो भी है, मसाला है, स्पाइसेस है, जो भी है, जो भी रॉ मटेरियल है, सस्ता दामों में तुम लोग एक्सपोर्ट करो, तुम लोग सस्ता। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इसका मतलब है एक्सपोर्ट मीन्स कोई चीज, ये कंट्री है, कंट्री से कोई चीज बाहर जाने को एक्सपोर्ट कहते हैं, कोई चीज अंदर आने को इंपोर्ट कहते हैं। तो इंडियंस को प्रेशराइज किया गया, तुम सस्ते दामों में कॉटन को बाहर भेजो। बाहर मीन्स कहाँ भेज रहे हैं लोग, जनरली इंग्लैंड में भेज रहे हैं, राइट। और सस्ती दामों से इंपोर्ट करा रहे थे। अभी हैवी इंपोर्ट टैक्सेस भी लगाया गया था, ठीक है। अब इंडियन प्रोडक्ट्स में अगर कोई इंडिया का टैक्स बढ़ा दिया गया इंडियन प्रोडक्ट का, ठीक है, तो मान लीजिए अभी 10 रुपया में मिल रहा है कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, प्लस अभी 8 रुपया का एक ब्रिटिश का कोल्ड ड्रिंक आया, ठीक है, ये 20 बीई, ठीक है, ये इसको लिखता है बीई, ब्रिटिश या फिर इंग्लैंड का कोल्ड ड्रिंक्स है, ठीक है। 8 रुपये में ब्रिटिश का कोल्ड ड्रिंक्स आता है या फिर इंग्लैंड का कोल्ड ड्रिंक्स आता है, एंड 10 रुपये इसको आई का नाम पे देते हैं, ठीक है। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है, आई कोल्ड ड्रिंक्स, इसका 10 रुपया है। बी या फिर ई कोल्ड ड्रिंक जो हम लोग कह सकते हैं, उसका दाम 8 रुपया है। अभी 10 रुपया वाला जो आई कोल्ड ड्रिंक है उसके ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया कि इसको जो खरीदेगा उसको 50% टैक्स देना पड़ेगा। 50% मीन्स अभी इसका दाम हो गया 15 रुपया करके। अभी कोई आदमी
आई कोल्ड ड्रिंक्स को 15 रुपये में खरीदेगा या फिर बी कोल्ड ड्रिंक्स को वो 8 रुपये में खरीदेगा। वो किफ़ायती दाम में सस्ता वाला सामान खरीदने जाएगा 8 रुपये में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको कह सकते हैं एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल प्लस हैवी इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट टैक्सेस लगा दिया गया आपका इंडियन प्रोडक्ट्स में, ताकि इंडियन का जो मार्केट है वो ना चले, ठीक है। नेक्स्ट इज द थर्ड फेज ऑफ द फाइनेंशियल बेस, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग 1860 के आगे क्या होता है, ब्रिटिश अपना पोजीशन इंडिया में बना लिए है और अभी मार्केट बना लिया है किस तरह से मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर काम करेंगे, फूड स्टॉप्स रॉ मटेरियल सारे कैसे मिलेंगे। अब रेलवेज इंट्रोड्यूस हो गए इंडिया में 1853 में, टेलीग्राफ पोस्ट 1853 में, बैंकिंग सिस्टम भी जनरेट हो गया था और अभी ब्रिटिश अपना बहुत भारी इन्वेस्टमेंट इंडिया के ऊपर कर रहे थे, इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे शुरू हो गए। तो देखिए कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट यहाँ पे दिया गया है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, तो कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत बुरा किया ये लोग, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि ठीक है रेलवेज इंट्रोड्यूस हो गए, बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गए, टेलीग्राफ पोस्ट ये सारे इंट्रोड्यूस हो गए और इंडस्ट्रीज भी इंट्रोड्यूस हो गए, तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज अच्छे भी हुए हैं, ठीक है। तो यही था आपका इम्पैक्ट। नेक्स्ट ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो एक किताब है दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया एक किताब है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो किस तरह से गरीबी एंड अनब्रिटिश रूल, ठीक है, मींस ब्रिटिश का जो खराब रूल के कारण गरीबी किस प्रकार हुआ। तो आरसी दत्त उन्होंने लिखा है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कि ब्रिटिश ही ऐसे थे जिनकी वजह से आज का इंडियन का जो इकोनॉमिक खराबी है जो भी इंडिया के इकोनॉमी में, वो ब्रिटिश की वजह से ही है, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में दादा भाई नौरोजी मेंशन करते हैं कि छोटा सा पोर्शन जो है वो नेशनल, वो कहते हैं उनका ये कहना है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी मतलब क्या, एक ऐसा छोटा सा पोर्शन जो कि इंडिया द्वारा ही बनाया गया बट इंडिया को खाने के लिए नहीं मिला, ठीक है। तो इसको ये कहते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, बनाया तो इंडिया के द्वारा गया, नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, बट इंडिया के लोग उसको कंज्यूम ही नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसी को वो ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। इसके क्या क्या इसका माने हैं पहले देखते हैं। ड्रेन किस किस चीजों का होता है, पहले तो देखिए उनके जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, चाहे वो रूलर्स, जमींदार, मर्चेंट्स, कॉमन मैन, ये जो सारे हैं ये सब चीजों को लूट लिया गया, ठीक है। अब इनके घरों में जो सामान जा रहा था ये सारी चीज को ये लूट लिया। कैसे, टैक्सेस लगा करके, उसका रेवेन्यूज लेकर के, छीन करके, पढ़ेंगे हम लोग, रियोतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, सारे बहुत सारे सिस्टम थे। देन सामान जो है बंगाल का वहां से बस एक्सपोर्ट हुआ, ठीक है। अब बंगाल का पैसा से ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस ये लोग अपना रूलिंग कर रहे हैं, सारा अपना जो इंडिया में जो भी अपना व्यापार लगाए हुए हैं इंडियन का पैसा से, ठीक है। अब ब्रिटिश बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड, अब तो कोई टैक्स नहीं लग रहा है इनके ऊपर, तो इससे क्या होता था कहीं ना कहीं इंडियन के जो ट्रेजरी थे वो खाली होते गए, ठीक है, क्योंकि सारे पैसे इन्होंने अपना ट्रेड में ही इस्तेमाल कर दिया। और वो भी जहां पे भी रेवेन्यू आता था, रेवेन्यू को ये इंडियन रूलर को जो है उनको कोई भी टैक्स नहीं देते थे, ठीक है। तो ये फ्री ट्रेड बना दिए। सैलरीज, इनकम्स, कंपनी ऑफिशियल जो भी थे वो इंग्लैंड को जाने शुरू हो गए, तो इसको भी कहा गया कि ये पैसा भी इंग्लैंड की ओर ही भाग रहा है, तो इसीलिए ड्रेन है इसका मतलब। होम चार्जेस और कॉस्ट ऑफ सैलरीज एंड पेंशन ऑफ कंपनी ऑफिशियल्स इन इंडिया वर पेड फ्रॉम ट्रेजरी ऑफ इंडिया। तो जो भी बड़े बड़े अफसर थे, चाहे वो हेक्टर मुनरो हो या फिर वो रॉबर्ट क्लाइव हो या फिर वो डलहौजी हो, तो ये जितने सारे ऑफिसर्स थे बड़े बड़े, सारे ऑफिसर्स के सैलरी, पेंशन सारे कहाँ से जा रहे थे, ट्रेजरी ऑफ इंडिया से, ठीक है। और ब्रिटिश इन्वेस्टर्स को हैवी इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, दिया जा रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश इन्वेस्टर जो थे वो आए हैं इंडिया के ऊपर कुछ इन्वेस्ट करने, ब्रिटिश इन्वेस्टर, तो ये उनको बहुत पैसा दे देते थे, तो ये भी अपना इंग्लैंड का ही पैसा बढ़ रहा था, इंडिया का पैसा बाहर जा रहा था, ठीक है ना। इसकी इफेक्ट क्या है, पहले तो है कि इंडिया का जो नेशन है वो बहुत रिटार्डेड ग्रोथ करना किया, मतलब बहुत धीरे धीरे बढ़ा। दूसरा है इससे कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट इन ब्रिटेन में जो डेवलपमेंट हुआ, कहीं ना कहीं ये पैसा लूट करके उन्होंने वहां पे डेवलपमेंट कर दिए, ठीक है। देन इंडिया वाज केप्ट ऑफ जोन, अभी इंडिया को मिलने का भी किसी से मौका नहीं जा रहा था, उसने जोन ऑफ फ्री ट्रेड विदाउट अलाउइंग टू डेवलप, ठीक है। तो फ्री ट्रेड लगा दिए ब्रिटिशर्स अपने लिए, और इसलिए वो डेवलप नहीं कर पाया कि कोई पैसा जाएगा कहीं पे, वो इन्वेस्ट होगा तभी जाके, लोग इन्वेस्ट होगा तब जाके वो प्रॉफिट कमाएगा। अब जो भी पैसा आया ये बस ब्रिटिशर्स अपने तरफ ले गए, अब इधर फ्री ट्रेडिंग भी करा दिए, अब डेवलपमेंट नहीं हो पाया, ठीक है। नेक्स्ट प्लांटेशन, माइंस, जूट मिल्स, बैंकिंग, शिपिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जितने सारे थे सारे चीज फॉरेनर्स द्वारा ही मैनेज किया गया था, तो ये भी रिसोर्सेज को ड्रेन कर दिए।
ठीक है, सारे फॉरेनर द्वारा मैनेज किया जा रहा था। तो जब कोई फॉरेनर मैनेज करेगा तो ये जाहिर सा बात है कि उसका पैसा भी किसको जाएगा, फॉरेनर को जाएगा। तो ये भी ड्रेन, इसको भी हम लोग ड्रेन कह सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक ड्रेन। नेक्स्ट चलते हैं अपना लैंड रेवेन्यू सिस्टम में। पहला तो है परमानेंट सेटलमेंट, इस्तेमारी स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। तो इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट, बनारस का डिस्ट्रिक्ट और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट, मद्रास, ये सारे में ये वाला सिस्टम पहले इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा। तो इसमें परमानेंट सेटलमेंट में क्या है कि एक सेटलमेंट का इन्होंने कहा कि हम लोग एक चीज एक फिक्स करते हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, इस तरह का, ठीक है, कि हम लोग इतना रुपया टैक्स हम लोग आप लोगों से लेंगे, महीना का महीना, साल व साल हम लोग आप लोगों से लेंगे, जो भी है इतना रुपया फिक्स है, ठीक है। तो अभी जॉन सोड जो है वो प्लान किए थे परमानेंट सेटलमेंट। इंडिया में कौन लगाए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इसमें जमींदार को कहा गया कि आप लोग इस जमीन का ओनर हैं और आप लोग 1/11 पार्ट उसका रख लीजिए, ठीक है। आप लोग ओनर है तो कुछ तो आप लोग रख लीजिए, बट 10/11 पार्ट का जो शेयर है वो ब्रिटिश उस पे, वो शेयर उसका हक बनेगा, ठीक है। और जमींदार को फ्री बैठाया कि आप लोग अपने हिसाब से कोई भी रेंट लगाइए। ये प्लॉट है मेरा, ठीक है, ये छोटा सा प्लॉट है। अब एक जमींदार है, उसने क्या किया, ये प्लॉट का दाम लगाया 22 रुपया। 22 रुपया से जमींदार कितना रखेगा दोस्तों, 2 रुपया, और कितना देगा, 20 रुपया क्या करेगा वो ब्रिटिशर को दे देगा। ये अभी मान लीजिए ये प्लॉट क्या करेगा, अभी ये 44 रुपीज रख देगा, ठीक है। और 44 रुपीज ये रखेगा कि इसमें से मान लीजिए 44 रुपया का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, 44 रुपया का टोटल फसल हुआ है। तो ये अपने पास 4% रखेगा एंड इधर ब्रिटिशर्स को वो 40% देगा। तो यही चीज है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे जो पीजेंट्स थे, जो लोग एक्चुअल में खेती कर रहे थे, उनके ऊपर जमींदार बहुत टॉर्चर कर दिए। जमींदार कहते थे कि मेरे को पहले जो जमीन पे 11 रुपया का फसल हो रहा था, उसमें जमींदार 44 रुपया का फसल कराना चाहते थे। तो इसमें जो नॉर्मल पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, खेती कर रहे थे जो लोग, वो लोग परेशान हो गए कि किस तरह से करना है, मेहनत बढ़ गया, ठीक है। तो ये सब चीज वहां पे खराब हो चुका था उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रियोतवारी सिस्टम। तो ये पहले अगर देखा जाए बॉम्बे और मद्रास में इंट्रोड्यूस किया गया मुनरो द्वारा और चार्ल्स रीड द्वारा। चार्ल्स रीड ने इसे रिकमेंड किया था। तो ये मुनरो द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ये सेटलमेंट एक डायरेक्ट सेटलमेंट है, गवर्नमेंट और एक कल्टीवेटर, रियोत में जनरली कल्टीवेटर कह सकता है, ठीक है, अभी फार्मर उसको कहिए। तो ये रेवेन्यू जो था वो फिक्स्ड कर दिया गया था 30 सालों के लिए, क्वालिटी ऑफ सॉइल को देख करके और नेचर ऑफ क्रॉप को देख करके। तो और ये जो पोजीशन था कल्टीवेटर का थोड़ा सिक्योर हो गया था, क्योंकि अभी प्राइसेस फिक्स हो गए, मिट्टी, नेचर ऑफ क्रॉप, ये सारी चीज फिक्स हो गए। और रेवेन्यू जो परमानेंट सेटलमेंट की तरह ये उतना हार्ड नहीं था, थोड़ा सा इजी हो गया। और गवर्नमेंट अपने आप को बड़ा जमींदार डिक्लेयर कर दी थी, क्योंकि मैक्सिमम रेवेन्यू उसी के पास था, जबकि कल्टीवेटर के पास कुछ पैसा नहीं रहता था, ठीक है। उनके पास जो भी मिलता था, वो ऑफिसर्स अगर कोई है वो दया से कुछ दे दिया है तो उसके पास कुछ रहेगा, वरना वो पूरा खाली हाथ रहते थे। अब बहुत दिन ऐसे चला चला। अब ब्रिटिश सेटलमेंट अभी किस तरह से होगा, अब ब्रिटिश जो आएंगे उनको तो कहीं से कहीं पैसा चाहिए था, अब वो क्या करेंगे, वो अभी देखिए कि नहीं, अभी परमानेंट सेटलमेंट और ये रियोतवारी सिस्टम से सेम रुपीज हो जाएगा, सेम प्राइस हो जाएगा, कैसे चलाएंगे। अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग महलवारी सिस्टम लगते हैं। तो महलवारी सिस्टम से क्या होता है, ये जमींदारी सेटलमेंट को ये चेंज कर दिया था, ठीक है। और इसमें जो टैक्सेस है वो रिवाइज किए गए, टैक्सेस प्लस रेवेन्यूज ये जो भी है वो रिवाइज किए गए, ठीक है। टैक्सेस रेवेन्यूज रिवाइज किए गए, रिवाइज मीन उसको बढ़ाया गया, उसको टाइम बाय टाइम उसको चेंज किया जाएगा कहा गया, ठीक है। अब फिक्स कहीं से एक परमानेंट सेटलमेंट था, उसको अभी चेंज कर दिया गया कि नहीं, अभी हम लोग इसको चेंज करेंगे। रेवेन्यू सेटलमेंट विलेजेस स्टेट्स में, यूपी और ये बहुत सारे जगहों में ऐसे हम लोग देखा जाए तो इसमें बहुत सारे लोगों वहाँ पे कॉमन ऑनरशिप थे, बट वहाँ पे जो प्राइसेस है वो महलवारी सिस्टम के अंदर प्राइसेस चेंज हो गए। रेवेन्यू वाज पीरियोडिकली रिवाइज्ड, ठीक है। तो एक जमीन है, जमीन से पहले फिक्स कर दिया था कि 11 रुपया हम लोग का परमानेंट सेटलमेंट में निकलेगा।
अभी ये लोग क्या किए, इसको रिवाइज कर दिए, बोले कि नहीं नेक्स्ट साल 22 रुपया हो गया, उसके बाद वाला साल 33 रुपीज हो गया, उसके बाद वाला साल 48 रुपीज हो गया, 72 रुपीज हो गया, धीरे 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 वो बढ़ते गया। ठीक है, तो इसमें से ये क्या था, इसमें भी वही चीज था। फंस कौन रहा था दोस्तों, फंस रहे थे वही कल्टीवेटर्स जो मजबूर थे, जो अपने हालातों से मजबूर थे कि उनको काम करना पड़ रहा था फील्ड में सबसे ज्यादा वही फसल को लगाने के लिए। वही छोटा सा जमीन में एक दो मजदूर अपना दिन भर का गुजारा करके वो लोग अपना फार्मिंग कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं ये वाला जो सिस्टम है लैंड रेवेन्यू सिस्टम से, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। पहला तो है मार्केट इकोनॉमी आ गया। ठीक है, अब जहां पे लोग अपना कस्टमरी राइट्स जानते थे, जहां पे सबको एक राइट्स था, अब वो चीज हट करके मार्केट इकोनॉमी आ गया। सब पैसा के लिए सब चीज चल रहा था। कैश पेमेंट ऑफ रेवेन्यू एनकरेज मनी लैंडिंग एक्टिविटी। तो जैसे जैसे पैसा कलेक्शन बढ़ता गया तो पैसा डिपॉजिट होते गए, डिपॉजिट हुआ तब कोई मांगने आया, कोई अगर मांगने आया तो उसको लोन में दे दिया गया। ठीक है, तो ये चीज एनकरेज हुआ। नेक्स्ट दूसरा है कि सोशल डिफरेंसेशन बहुत बढ़ गए। अभी जो धनी था, जो जमींदार थे, जो धनी थे वो धनी रह गए, बट मैक्सिमम कौन थे, कल्टीवेटर्स, एंड कल्टीवेटर्स गरीब ही रह गए। ठीक है, तो रिच वो लोग, धनी जो थे वो लोग अपने अंदर में कोई भी केसेस रहते थे प्रॉपर्टी के कुछ चीज के तो वो लोग डिफेंड कर देते थे, बट कल्टीवेटर्स का नहीं सुना जाता था। तो ये सोशल डिफरेंशिएशन तब जनरेट हो गया। थर्ड है फोर्सिबली ग्रोइंग ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। तो ये जितने भी थे ब्रिटेन के लिए जो भी सामान चाहिए थे ब्रिटेन को इंपोर्ट के लिए, ये वही जनरेट कर रहे थे। ब्रिटेन क्या क्या चीज मेन इंपोर्ट कर रहा था इंडिया से, वो क्या क्या चीज ले रहा था। एक तो है आपका कॉटन, ठीक है, रॉ कॉटन, एक है आपका इंडिगो। तो ये सारी चीजों बहुत ज्यादा कमर्शियल प्रोडक्ट्स है। क्या कोई कॉटन को खा सकता है, नहीं खा सकता। इंडिगो को खा सकता है, नहीं खा सकता। तो ये सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स है जिनको मार्केट में जिनका वैल्यू है। ठीक है, तो ये चीज क्या हुआ, ये चीज का प्रोडक्शन बढ़ गया। प्लस देखिए जमीन फिक्स था, अभी लैंड कल्टीवेशन अंडर फार्मिंग, लैंड अंडर फार्मिंग क्या था वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, और लोग फार्मर्स फूड ग्रेन्स ये सबको बहुत हाई प्राइसेस बढ़ गए इनकी, क्योंकि अभी फूड खाने का कमी आएगा, जैसे ही कुछ चीज का शॉर्टफॉल आएगा, कमी आएगा, तो उसमें प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इसलिए कैश क्रॉप जो है उनको ये बहुत सस्ते दामों में ये खरीद सकते थे, है ना, इनका बेच सकते थे, खरीद सकते थे, बहुत सस्ते दामों में इनसे लिया जाता था कैश क्रॉप। एंड वही सस्ता से लिया गया कैश क्रॉप ब्रिटिश के ऑफिसर लेते थे यहाँ से, और कहाँ पे बेचते थे, ब्रिटेन में एट हाई कॉस्ट। ठीक है, तो इससे इनका भी डेवलपमेंट हुआ था। किसका, ब्रिटिशर्स का। इंडिया का कोई डेवलप नहीं हुआ। स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन विलेजेस वाज शेकन। अब इंडियन का अब जो जड़ था वो पूरा भी हिल चुका था, क्योंकि इतने सारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स आए, इतने सारे ब्रिटिशर्स पर कब्जा कर देते, माहौल पूरा खराब हो गया था। अब इंडियन विलेजर्स सोचे कि हम लोग कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बहुत लोग डर गए थे। ठीक है, और सारा चीज से क्या हुआ, रूरल सोसाइटी जो था वो ब्रेकअप हो गया। अब रूरल सोसाइटी अपने एक साथ मिलजुल के रहते थे, बट वो वहां पे ब्रेकअप हो गया, वो टूट गया कहीं ना कहीं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो यही हम लोग का था लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स एंड आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ कुछ इंडियन का रिवोल्ट्स, जिसकी वजह से आपका होता है ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। तो उसका बेसिक से इंट्रोडक्शन से लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।